Hello students, welcome to another portion, that is part 4 of ecosystem of environmental studies. In this module we will learn uh, energy flow in ecosystem, and secondly we will focus on ecological succession. So let us discuss one after another. Ecosystem. In a food chain, food which provides energy is transferred from one trophic level to another. Thus, energy is used and conveyed from one trophic level to another. This process is called flow of energy. तो जो फूड चेन होता है, जो शुरू होता है कहाँ से? जो शुरू होता है प्रोड्यूसर से, ग्रीन प्लांट से, और फिर उसको खा जाते हैं हार्बिवोर। हार्बिवोर को खाते हैं जो है सेकेंडरी कंज्यूमर्स, कार्निवोर ऑर्डर 1, कार्निवोर ऑर्डर 2। जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, फूड is eaten away by the consumers, which is converted into energy. So ultimately energy flow कर रहा है. This process is called energy flow. Let us understand this one from this particular diagram. So sun, it provides energy. Sun rays is absorbed by the plants, that is the producers. Energy, a part of the energy is absorbed, and a part of the energy is lost in the respiration process. So unutilized energy is also radiated to the environment. एनर्जी ये ऑब्जर्व कर रहा है और इसमें कुछ एनर्जी स्टोर होकर रहा है। अब इसको जब ये हर्बीवोर खाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो खाएंगे, तो इसका एनर्जी इसको ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन इसमें जितना भी एनर्जी ये यहाँ से लेके आएगा, वो कुछ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट ये रेडिएट हो जाएगा, अनयूटिलाइज्ड एनर्जी, एनर्जी लॉस्ट इन रेस्पिरेशन। एंड अगेन ये जो है प्राइमरी कंज्यूमर और हर्बीवोर, इसको कार्निवर कहा जाता है। इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुआ है वो मिलता है कार्निवर को। तो इस तरह सूरज से स्टार्ट होकर एनर्जी प्रोड्यूसर्स को आता है, फिर कंज्यूमर्स को आता है, प्राइमरी कंज्यूमर्स को आता है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी कंज्यूमर्स, फाइनली सारे जो डिकम्पोजर्स को जाते हैं। तो ये जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, एनर्जी का जो फ्लो है, इसको कहते हैं एनर्जी फ्लो। इन अदर वर्ड्स वी कैन डिफाइन एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम एज energy flow in an ecosystem may be defined as the unidirectional flow of energy from the sun to plants and then to all the heterotrophic organisms in a non-cyclic manner. This is called energy flow. So ultimately सूरज से जो एनर्जी निकल के आता है वो प्रोड्यूसर्स को आता है, प्रोड्यूसर्स से एनर्जी आता है प्राइमरी कंज्यूमर तक, हर्बीवोर तक, फिर वो एनर्जी ट्रांसफर होकर जाता है सेकेंडरी टर्शियरी कंज्यूमर्स को। तो ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, एक ही डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो हो रहा है, इसको कहते हैं एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। So studies of various food chains shows that the energy available at each successive level is 10% of the previous trophic level. This is called 10% law. So हर ट्रॉपिक लेवल में जो एनर्जी अवेलेबल होता है, प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल में को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, तो स्टडीज हैव शोन that at each successive level the energy available is only 10% of the previous trophic level. तो मान लो कि कार्निवर ऑर्डर 1 है, उसके पास अगर 10 जूल एनर्जी है, तो कार्निवर ऑर्डर 2 के पास क्या होगा? सिर्फ 1% होगा। तो 10% के हिसाब से आता है, इसको कहता है 10% लॉ। अब इसको हम लोग समझेंगे इस तरह, देखिए अब ये जो सन है, the energy contained in sun is suppose 1000 जूल। अब
इसका एनर्जी आएगा कहाँ पर, ये जो ग्रीन प्लांट्स है, प्रोड्यूसर्स है, प्रोड्यूसर्स विल एब्जॉर्ब सम एनर्जी बट 990 जूल इज लॉस्ट टू द एनवायरमेंट। हीट के हिसाब से ये एनवायरमेंट को लॉस हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। इसके पास और कितना बचा, 10 जूल। अब इसके पास जो 10 जूल एनर्जी है, नेक्स्ट सक्सेसिव फूड चेन में जो आ रहा है ये वाला, मतलब ये जो कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर है, हर्बीवोर है, इसी का 10%, सो 10% ऑफ 10 इज 1, सो 1 जूल एनर्जी ये इससे अवेलेबल कर पाएगा। और जो 9 जूल है ये एनवायरमेंट को लॉस्ट हो जाएगा, एनवायरमेंट को रिलीज हो जाएगा। अभी इसके पास जो 1 जूल एनर्जी है उसको कौन खाएगा, कार्निवोर ऑर्डर 1 या फिर कार्निवोर ऑर्डर 2, सपोज दिस वन इज कार्निवोर ऑर्डर 2। तो इसके पास कितना एनर्जी आएगा, ओनली 10% ऑफ 1, दैट इज 0.1 जूल। सो ये सिर्फ एनर्जी पाएगा 0.1 जूल। तो इसी हिसाब से जो प्रीवियस लेवल में, टॉपिक लेवल में जो है, उसी के पास 10% ज़्यादा एनर्जी होता है, और सक्सेसिव टॉपिक लेवल में जो है वो 10% कम इसको मिलेगा। Now, energy transfers in the biosphere in food chain obeys the laws of thermodynamics। जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है फूड चेन में, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल को जो एनर्जी फ्लो हो रहा है वो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ओबे करता है। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेज दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट can be transferred from one form to another। So एनर्जी जो है उसको हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते या फिर उसको तैयार नहीं कर सकते, लेकिन इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म तक वो ट्रांसफर होगा। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इज नेवर कंप्लीटली एफिशिएंट। मतलब 100% जो एनर्जी वो कभी भी किसी को ट्रांसफर नहीं हो सकता, कुछ एनर्जी लॉस होगा ही होगा। जैसे कि 90% एनर्जी लॉस हो रहा है और सिर्फ 10% बचता है हर सक्सेसिव टॉपिक लेवल में। Whenever energy is transferred from one form to another, there is a decrease in the amount of useful energy. A part of energy is converted into heat। अब देखते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है। So what is ecological succession? The orderly change in species structure and functions over time at any place is called ecological succession। Or in simple words we can say the process of establishment of new communities in place of old communities due to change in environment is called ecological succession। So orderly change in species, जो species होते हैं, मान लो कि कहीं पर बैरन लैंड है, तो बैरन लैंड में धीरे धीरे एनवायरमेंटल कंडीशंस अगर चेंज होगा तो वो बैरन लैंड फर्टाइल हो जाएगा। फिर उसमें कुछ प्लांट्स जो वो उभर के आएंगे, फिर वो प्लांट्स धीरे धीरे बड़े होंगे। तो ये जो प्रोग्रेसिव चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ द स्पीसीज, इसको कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस वन। ये एक्सपोज्ड रॉक है, यहाँ कुछ लाइफ नहीं हो सकता, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे बढ़ता जाएगा, क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे चेंज होता जाएगा, क्लाइमेटिक कंडीशन अगर चेंज हुआ तो फिर वो एक्सपोज्ड रॉक वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये सॉइल में धीरे धीरे लाइचेंस, मॉसेस, ये सारे स्मॉल ग्रीन प्लांट्स आ जाएंगे। वो डिकम्पोज करने के बाद वहाँ कुछ न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा,
फिर कुछ एनुअल वीड्स आ जाएंगे, अगेन ग्रेजुअली क्या होगा, सर्ब्स आएंगे, फिर ये जो फाइनली एक फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो प्रोग्रेसिव चेंज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्पीसीज विथ द प्रोग्रेस ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ये बैरन लैंड धीरे धीरे क्या होगा, एक फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। सो अगेन लेट अस अंडरस्टैंड दिस वन। ये बैरन लैंड था, ये उपजाऊ नहीं था, बंजर जमीन था। अब क्या होगा, ये बंजर जमीन धीरे धीरे एनवायरमेंट अगर कंडीशन उसका चेंज हो गया, कुछ एनवायरमेंटल इफेक्ट हुआ, तो ये फर्टाइल सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो फर्टाइल सॉइल में कुछ आ जाएंगे लाइचेंस जैसे स्मॉल प्लांट्स आ जाएंगे, वो डिकम्पोज होने के बाद उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे। द स्पीसीज व्हिच इज फर्स्ट ऑक्युपाइड बाय एनी बैरन लैंड इज नोन एज पायोनियर स्पीसीज। सो ये जो लाइचेन, ये स्मॉल ग्रीन प्लांट्स जब पहले आ जाएंगे बैरन लैंड में, उसको कहते हैं पायोनियर स्पीसीज। फिर क्या होगा, उसमें हायर प्लांट्स आ जाएंगे, और ये जो हायर प्लांट्स है अगर सुइटेबल कंडीशंस ऑफ क्लाइमेट हुआ तो फिर ये एक फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो प्रोसेस है ग्रेजुअल चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ द स्पीसीज का जो स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। So the last stable community in that area is known as climax community. ये जो स्टेबल कम्युनिटी फाइनली जो फॉर्मेशन होता है, ये जो पेड़ बहुत बड़े बड़े पेड़ जो फॉरेस्ट हो गया, अब ये बहुत स्टेबल है, इसको कहते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। एंड ये जो प्रोसेस है फ्रॉम बैरन लैंड टू फॉरेस्ट, जो टाइमलाइन है, जो प्रोग्रेसिव चेंज हुआ है स्ट्रक्चर में, इसको कहते हैं ecological succession. The steps of ecological successions. ये जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है वो 5 स्टेप में होता है। देयर आर 5 स्टेप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। फर्स्ट स्टेप इज न्यूडेशन, सेकंड वन इज इन्वेशन, थर्ड वन कंपटीशन, फोर्थ रिएक्शन, एंड द लास्ट वन इज स्टेबलाइजेशन. So let us discuss one after another. So nudation. Nudation means where there is no vegetation. तो बैरन लैंड जैसा जो बंजर जमीन है वो स्टेज को हम लोग कहते हैं न्यूडेशन. Nudation may be due to natural calamities such as landslide, drought, forest fire, etc. तो न्यूडेशन क्यों होता है, बैरन लैंड क्यों होता है? अगर पहले से कुछ उपजाऊ जमीन है तो बैरन हो जाता है, वो बंजर बन जाता है अगर लैंडस्लाइड हुआ या फिर कुछ ड्रॉट हुआ या फिर फॉरेस्ट फायर हो गया। तो ये जो नेचुरल कैलामिटीज है उसी के चलते बैरन लैंड फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये जो पहला वाला है स्टेप, इसको हम लोग कहते हैं न्यूडेशन, जहाँ की कुछ भी वेजिटेशन नहीं होता है, कुछ भी पेड़ पौधे नहीं होते हैं। सेकेंड स्टेप जो है वो है इन्वेशन. इन्वेशन इज द ऑक्यूपेशन ऑफ बैरन लैंड बाय सम प्लांट्स. तो जैसे कि मैंने बताया था, क्लाइमेटिक कंडीशन अगर चेंज होगा तो उसमें कुछ ग्रीन प्लांट्स फॉर्मेशन हो जाएंगे। वो जो प्राइमरी स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन प्लांट्स, इसको कहते हैं इन्वेशन. दिस मे बी ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ सीड्स फ्रॉम सम अदर एरियाज. किसी और एरिया से सीड्स माइग्रेशन होके, मे बी थ्रू बर्ड्स और समथिंग लाइक दैट, तो वो आके वहाँ इन्वेशन होगा, जर्मिनेशन शुरू हो जाएगा. थर्ड वन इज कंपटीशन. तो जैसे ये ग्रीन प्लांट्स थोड़ा सा बड़ा हो जाएंगे तो उनके बीच कंपटीशन होगा. कंपटीशन क्या है? देयर एग्जिस्ट सम कंपटीशन बिटवीन द स्पीसीज. जो स्पीसीज हैं वहाँ पेड़ पौधे हो सकते हैं, या फिर कोई एक कम्युनिटी, मान लो कि रैबिट्स हो सकते हैं जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स है, या फिर जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स है
वो भी हो सकते हैं, टर्शरी कंज्यूमर्स भी होते हैं। कोई भी कम्युनिटी का जो है स्पेसिस, उनके बीच कंपटीशन होगा। कंपटीशन किसके लिए कंपटीशन होगा? द कंपटीशन में भी फॉर लाइट, लाइट के लिए कंपटीशन हो सकता है, वाटर के लिए कंपटीशन हो सकता है, या फिर न्यूट्रिएंट्स या फिर स्पेस के लिए भी कंपटीशन हो सकता है फॉर देयर सर्वाइवल। द कंपटीशन में भी इंट्रा स्पेसिस और इंटर स्पेसिस, इंट्रा स्पेसिस और इंटर स्पेसिस। इंट्रा स्पेसिस मतलब एक प्रजाति का जो स्पेसिस है उनके बीच कंपटीशन होगा। तो मान लो कि एक जंगल में दो शेर हैं, तो वो दो शेर आपस में क्या करेंगे? कंपटीशन करेंगे। क्यों कंपटीशन करेंगे? उस इलाका अपना बनाने के लिए वो कंपटीशन करेंगे। वो जो सेम स्पेसिस जो है उनके बीच अगर कोई कंपटीशन होता है तो उसको कहते हैं इंट्रा स्पेसिस कंपटीशन, इंट्रा स्पेसिस। और इंटर स्पेसिस कंपटीशन जो है वो कुछ दो डिफरेंट स्पीसीज के अंदर अगर होता है कंपटीशन, उसको कहते हैं इंटर स्पीसीज कंपटीशन। जैसे कि मान लो कि टाइगर है एंड लायन भी है, तो एक पर्टिकुलर एरिया में अगर टाइगर है, लायन है, तो उनके बीच कंपटीशन शुरू हो जाएगा वो एरिया को अपने बनाने के लिए। उसको कहते हैं इंटर स्पीसीज कंपटीशन। तो पहले न्यूडेशन, फिर इन्वेशन एंड थर्ड स्टेज इज कंपटीशन। Fourth one is reaction. So reaction means modification of the environment. So it may involve modification of soil, increase in fertility of the soil, etc. So जो स्पीसीज है वो स्पीसीज मान लो कुछ पेड़ पौधे हैं, वो उनका जो लीव्स है वो गिरेंगे नीचे, तो वो धीरे धीरे डिकम्पोज होगा, उसमें फिर से न्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे, तो जो सॉइल का फर्टिलिटी है वो इंक्रीज करेगा, तो और धीरे धीरे वो ग्रो करने लगेंगे। तो ये स्टेज को कहते हैं रिएक्शन स्टेज, जो कि एनवायरनमेंट मॉडिफाई हो रहा है, जो कि सॉइल मॉडिफाई हो रहा है। और फाइनली स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन मीन्स डेवलपमेंट ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी। जैसे बताया था, फॉरेस्ट जो स्टेबल कम्युनिटीज है उसका डेवलपमेंट को कहते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। द डाइवर्सिटी species richness is very high at the stabilization stage. यहाँ जो स्टेबलाइजेशन स्टेट है वो जो डाइवर्सिटी स्पीसीज रिचनेस इज वेरी हाई, मतलब वो जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है उस कम्युनिटी के नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये है 5 स्टेप्स, देयर आर 5 स्टेप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेस। Now, types of ecological succession. Ecological succession कितने टाइप्स का होते हैं? प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन, ऑटोजेनिक सक्सेशन, एलोजेनिक सक्सेशन, ऑटोट्रोफिक सक्सेशन, हेट्रोट्रोफिक सक्सेशन एंड इंड्यूस्ड सक्सेशन. So 7 different types of ecological successions are there. Now, let us focus on primary succession. When a barren area or a basic environment is colonized by organisms for the first time, then it is called primary succession. अगर कहीं पर बंजर जमीन है और वहाँ कोई भी स्पीसीज कॉलोनाइज्ड होता है या फिर ग्रो करता है, उसको हम लोग प्राइमरी सक्सेशन कहेंगे। जैसे कि पानी इरप्शन हुआ, वहीं से लावा जो कि सारे एरिया को बंजर बना देगा, तब धीरे धीरे वहाँ कुछ स्पीसीज आ जाएंगे, लाइसेंस जैसा स्पीसीज। तो ये जो पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप ऑफ वेजिटेशन, फर्स्ट स्टेप ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, स्मॉल प्लांट्स, इसको कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन। Now secondary succession
Secondary succession occurs when the previous ecological community gets destroyed by some environmental factors or natural disasters such as forest fire, landslide, etc. अब यहाँ समझिए प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन के बीच क्या अंतर है। प्राइमरी सक्सेशन शुरू होता है कहाँ? बैरन लैंड से शुरू होता है। बंजर जमीन है, फिर उसमें कुछ प्लांट्स आ जाते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी सक्सेशन। लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन जो है वो पहले से कुछ इकोलॉजिकल कम्युनिटी वहां होंगे, फिर नेचुरल कैलामिटीज हो या फिर मैनमेड हो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे और फिर से एक अलग कम्युनिटी वहां खड़ा कर देंगे, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। अब फॉरेस्ट फायर हो गया, पहले से वहां पेड़ पौधे थे, जंगल था, वो जंगल जो है वो अब खत्म हो गया, अब वहां कुछ नया प्लांट्स आ जाते हैं, तो इसको कहते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। लेकिन प्राइमरी सक्सेशन जो है वो बैरन लैंड से शुरू होगा और कुछ कम्युनिटी डेवलप होगा। लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन वहां पहले से कुछ होगा, वो डिस्ट्रॉय होंगे, फिर से नया कम्युनिटी आएगा, उसको कहते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। Autogenic succession. Autogenic succession means replacement of old biotic community by new biotic community through its own activity. मतलब खुद का एक्टिविटी से ये होगा। एक बायोटिक कम्युनिटी होगा जो कि ओल्ड होगा, उसको न्यू बायोटिक कम्युनिटी जो रिप्लेस होगा खुद का एक्टिविटी में, उसको कहते हैं ऑटोजेनिक सक्सेशन। मान लो कि यहाँ कुछ पेड़ पौधे पहले से थे, धीरे धीरे कुछ कारणवश ये हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया और वहां न्यूट्रिएंट्स आ गए और फिर से उसी कम्युनिटी का जो स्पीसीज यहाँ आ जाते हैं, उसको कहते हैं ऑटोजेनिक सक्सेशन। देन एलोजेनिक सक्सेशन. Allogenic succession refers to the replacement of existing community with another community by any external conditions or forces. That means पहले से एक कम्युनिटी एक जगह पे था, उसको हम लोग हटा दिए और कुछ दूसरा स्पीसीज हम लोग यहाँ कॉलोनाइज कर दिए, उसको कहते हैं एलोजेनिक सक्सेशन। एक तरह का पेड़ पौधे यहाँ थे, उसके हम लोग हटा दिए और दूसरे तरह का पेड़ पौधे वहां लगा देते हैं, तो ये जो कम्युनिटी चेंज हो गया, जो स्पीसीज चेंज हो गया, उसको हम कहते हैं एलोजेनिक सक्सेशन। नेक्स्ट इज ऑटोट्रोपिक सक्सेशन. द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिटी ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक सक्सेशन. सिमिलरली heterotropic succession. The establishment of a community due to dominance of heterotropic organisms is called heterotropic succession. And finally, induced succession. It is due to induction of animal behavior like overgrazing, shifting of cultivation, and industrial pollution. तो induced succession क्या होता है? Animal behavior like overgrazing. कहीं पर बहुत सारे जो ग्रीन प्लांट्स थे, ओवरग्रेजिंग जो लाइफ स्टॉक्स है जैसे काउस, बफालोज, ये सब उसको खा गए, वहाँ खत्म हो गए सारे। और जैसे कि शिफ्टिंग ऑफ कल्टीवेशन या फिर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन में वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और फिर कुछ नया आ जाता है, उसको कहते हैं इंड्यूस्ड सक्सेशन। Chiral community. A chiral community is an intermediate stage of ecological succession advancing towards the climax community. तो जैसे इकोलॉजिकल सक्सेशन में क्या होता है, बैरन लैंड से शुरू होता है। मान लो सपोज बैरन लैंड हो गया, फिर वहाँ फर्टाइल लैंड होगा, फिर वहाँ कुछ कम्युनिटीज आ जाएंगे, धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा और फाइनली क्लाइमेक्स कम्युनिटी एक फॉरेस्ट बन जाता है। तो बीच का जो पोर्शन है इकोलॉजिकल सक्सेस में, जो इंटरमीडिएट स्टेज है, उसको कहते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। अब देखो यहाँ ये जो टाइमलाइन है,
ये तो फर्स्ट वाला है, इकोलॉजिकल सक्सेशन का फर्स्ट स्टेज है जो न्यूडेशन हम लोग कहते हैं, और ये क्लाइमेक्स में पहुंच गया है, उसका बीच का जो पोर्शन है इसे हम लोग कहते हैं शेरल कम्युनिटी। A sterile community is replaced by the subsequent community. It consists of simple food webs and food chains. There are 7 different types of series. Series 7 तरह का होता है. हाइड्रोसेल सक्सेशन इन एक्वाटिक हैबिटेट. अगर एक्वाटिक हैबिटेट में सक्सेशन हो रहा है, इकोलॉजिकल सक्सेशन हो रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोसेल. मतलब पानी के अंदर जो कम्युनिटीज डेवलप होता है, पानी के अंदर जो स्पेसीज डेवलप होता है ग्रेजुअली और क्लाइमेक्स कम्युनिटी में पहुंच जाता है, उसको कहते हैं हाइड्रोसेल. जेरोसेल सक्सेशन इन ड्राई हैबिटेट. ड्राई हैबिटेट में जो होगा उसको जेरोसेल कहते हैं. लिथोसेल सक्सेशन ऑन ए बेयर रॉक सरफेस. तो पत्थर के ऊपर जो होगा लाइफ धीरे धीरे सक्सेशन होगा, उसको लिथोसेल कहते हैं. फिर स्पामोस्फेयर. स्पामोस्फेयर सक्सेशन इनोवेटिंग ऑन सैंडी एरिया. तो सैंडी एरिया में जो लाइफ सक्सेशन होगा, जो इकोलॉजिकल सक्सेशन होगा, उसको कहते हैं स्पामोस्फेयर. देन हेलोशेयर सक्सेशन स्टार्टिंग इन सलाइन और सॉइल और वाटर. जैसे समुंदर के अंदर हो गया, या फिर सलाइन ऑयल, नमक वाला जो सॉइल है, सलाइन सॉइल, उसके अंदर अगर कुछ सक्सेशन होता है तो दैट इज कॉल्ड हेलोशेयर. देन सेनाइल सक्सेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन डेड मैटर्स. सो डेड मैटर्स में अगर कुछ होगा तो उसको सेनाइल कहते हैं. इरोशेयर अगेन डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन इन एन एरिया, इन ए पर्टिकुलर एरिया. So what are the causes of ecological succession? फर्स्ट वन इज क्लाइमेटिक कंडीशन, जैसे विंड हो गया, स्नो हो गया, ड्रॉट हो गया, इनके वजह से इकोलॉजिकल सक्सेशन हो सकता है. बायोटिक कंडीशंस लाइक इन्वेशन, ओवरगैजिंग हो सकता है. थर्ड वन इज अदर फैक्टर्स लाइक नेचुरल कैलामिटीज लाइक फॉरेस्ट फायर हो सकता है, या फिर लैंडस्लाइड हो सकता है. ये सब कॉजेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन है. So thanks for watching this video. Thank you.